हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ये है पार्ट 6। अभी तक हमने 50 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है विद एक्सप्लेनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन तथा कच्चे माल की प्राप्ति हेतु कौन से तरीके अपनाते थे? ऑप्शंस हैं कच्चे माल के स्रोत के निकट वाणिज्यिक बस्तियों की स्थापना करना, समकालीन अन्य संस्कृतियों के साथ संपर्क स्थापित करना। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि ये हड़प्पावासी जो ये दोनों वर्क करते थे कि कच्चे माल के स्रोत के निकट वाणिज्यिक बस्तियों की स्थापना करते थे, जिससे कि उन्हें आसानी रहती थी कि कच्चे माल को वे तुरंत प्राप्त कर सके, एवं उसके जब निकट ही उद्योग स्थापित करते थे तो उन्हें इससे आसानी होती थी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता था। और दूसरा दे रखा है समकालीन अन्य संस्कृतियों के साथ संपर्क स्थापित करना। तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि उस टाइम जो समकालीन अन्य संस्कृतियाँ थीं वो जैसे कि मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, तो इन सभ्यताओं से उन लोगों के संपर्क स्थापित थे, जिससे कि यहाँ वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। मेसोपोटामिया की सभ्यता एवं मिस्र की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यताएँ थीं। ओके, तो ये तो हो गई इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। और मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा जो सभ्यता की काल अवधि मानी जाती है वो मानी जाती है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। और ये जो काल अवधि मानी गई है ये कार्बन डेटिंग पद्धति से प्रमाणित है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा एवं मेसोपोटामिया के मध्य किन दो मध्यवर्ती व्यापार केंद्रों का उल्लेख पुरालेखों में मिला है? ऑप्शन है उर एवं मेलुआ, मेलुहा एवं मगान, दिलमुन एवं मगान, उर एवं दिलमुन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिलमुन एवं मगान। ये जो दो व्यापार केंद्र मिले हैं ये हड़प्पा एवं मेसोपोटामिया के जो मध्यवर्ती व्यापार होता था उनके ये केंद्र हैं। और जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी उसका विस्तार जो था वो वर्तमान जो ईरान इराक वाला एरिया है, ईरान इराक और उधर साइड सीरिया, टर्की, कुवैत का कुछ पार्ट, तो यहाँ पे मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई। इमेज के थ्रू आपको बता देती हूँ, ये मैप है और ये जो ग्रीन पार्ट आप देख रहे हैं ये वाला एरिया ये मेसोपोटामिया का एरिया। ये देखिए यहाँ ईरान है और इधर ये नीचे कुवैत है, ये इराक है, तो यहाँ ये सीरिया है। तो इसका ये जो देश हैं आज हम देख सकते हैं, तो उनका कुछ पार्ट मिला के मेसोपोटामिया की सभ्यता का उस टाइम विकास हुआ था। ये मेसोपोटामिया की सभ्यता की जो खुदाई हुई तो वहाँ से ये पॉटरी प्राप्त हुई है, ये मेसोपोटामिया सभ्यता की है। ये आप देख सकते हैं कि ये एक ज्वेलरी प्राप्त हुई है मेसोपोटामिया की सभ्यता से, ये कॉपर की बनी हुई है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा लिपि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पाइयों के अभिलेख अन्य समकालीन सभ्यताओं की तुलना में बहुत लंबे हैं। हड़प्पा लिपि वर्णात्मक नहीं अपितु चित्रलेखात्मक है। हड़प्पा वासियों की लिखावट केवल मुहरों पर मिली है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2, ऑप्शन नंबर ए। इसका केवल दूसरा कथन ही सही है, क्योंकि हड़प्पाइयों के अभिलेख अन्य समकालीन सभ्यताओं की तुलना में बहुत लंबे हैं। तो ऐसा कुछ उल्लेख नहीं मिला है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता एवं मिस्र की सभ्यता के अभिलेखों से हड़प्पा सभ्यता के जो अभिलेख है वो बहुत लंबे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल बी है, क्योंकि हड़प्पा लिपि वर्णात्मक नहीं अपितु चित्रलेखात्मक है। चित्रलेखात्मक को भावात्मक भी कहा जाता है, तो हड़प्पा जो लिपि है वो उसे पढ़ा नहीं जा सका है, तो उसे चित्रलेखात्मक कहा गया। तो ये आंसर बिल्कुल सही है, केवल 2। और तीसरा दे रखा था, हड़प्पा वासियों की लिखावट केवल मुहरों पर मिली है, तो ऐसा नहीं है। मुहरों पर नहीं, इसके साथ साथ दीवारों पर और कुछ उनके जो बर्तन थे उस पर भी मिली है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, आर्यों के विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन है, आरंभिक आर्यों का निवास पूर्वी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के पंजाब तथा हरियाणा में था। सेकेंड है, आर्य लोग जहाँ प्रथमतः बसे वह सारा प्रदेश सप्त सिंधु नाम से जाना गया, प्रसिद्ध हुआ। थर्ड है, उत्तर वैदिक काल के अंत में आर्य जनों का विस्तार विंध्य के दक्षिण की ओर हुआ। डी ऑप्शन दे रखा है, भारतीय उपमहाद्वीप में ऋग्वैदिक आर्यों का दास दस्यु नाम के स्थानीय जनों से संघर्ष हुआ। तो इसमें हमें असत्य कथन का चयन करना है। तो पहला दे रखा है, आरंभिक आर्यों का निवास पूर्वी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के पंजाब तथा हरियाणा में था, तो ये बिल्कुल राइट है। सेकेंड है, आर्य लोग जहाँ प्रथमतः बसे वे सारा प्रदेश सप्त सिंधु नाम से जाना गया, तो बिल्कुल ये भी बिल्कुल राइट है। जो आर्य लोग सिंधु नदी के आसपास बसे और वहीं पे अन्य नदियाँ जो सिंधु नदी से मिलती हैं वे हैं सिंधु, रावी, व्यास, सतलज, सरस्वती, झेलम, चिनाब। तो ये सारी जो नदियाँ थी इनके आसपास ही सिंधु लोग जो आर्य लोग थे वो लोग बसे, तो ये जो पूरा एरिया कहा गया वह सप्त सिंधु प्रदेश नाम से जाना गया। तो ये ऑप्शन बी भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। थर्ड दे रखा था, उत्तर वैदिक काल के अंत में आर्य जनों का विस्तार विंध्य के दक्षिण की ओर हुआ, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो आर्य लोग थे उनके बारे में ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता है कि उत्तर वैदिक काल के अंत में आर्य जनों का विस्तार विंध्य के दक्षिण में हुआ, तो ऐसा कुछ नहीं है। डी दे रखा है, भारतीय उपमहाद्वीप में ऋग्वैदिक आर्यों का दास दस्यु नाम के स्थानीय जनों से संघर्ष हुआ, तो ये राइट है।
तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, हमें असत्य कथन को चयनित करना था। 5th नंबर क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। विशाल ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो सेकंड ऑप्शन दे रखा है, स्त्रियों एवं शूद्रों को उपनयन संस्कार का अधिकारी माना गया, तो ऐसा नहीं हुआ। जब उत्तर वैदिक काल आया तब तक स्त्रियों एवं शूद्रों की दशा जो है वो दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। ऋग्वैदिक काल तक सब सही था, वहाँ पे स्त्रियों को अधिकार थे, उपनयन संस्कार के अधिकार थे, यज्ञोपवीत का अधिकार था, कई सारे अधिकार थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते ये सभी अधिकार उनसे छीन लिए गए। थर्ड दे रखा है, सत्ता क्रमशः जनजाति से प्रादेशिक हो गई, तो बिल्कुल ये राइट हो जाएगा, क्योंकि सत्ता जो थी वो मतलब जो लोग थे वे जनजातीय प्रवृत्ति उनकी नहीं रही, बल्कि वो धीरे धीरे उन्होंने बसना शुरू कर दिया। जो छोटे छोटे कबीले थे वे जनपद में बदलने लगे, ठीक है, तो जो लोग थे वे प्रादेशिक होते गए। फोर्थ दे रखा है, अर्थव्यवस्था मुख्यतः यायावरी एवं पशुचारक बनी रही, तो बिल्कुल नहीं। जो जब सी में दे रखा गया है कि लोग प्रादेशिक होते गए, बसने लगे, छोटे छोटे कबीले जनपदों में बदलने लगे, तो डी भी गलत हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हमें सही कथन का चयन करना था। बढ़ते हैं 6 क्वेश्चन की ओर। हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक देवता वरुण को ऋतु का संरक्षक माना जाता था, इसका अभिप्राय है प्राकृतिक संतुलन का संरक्षक, धन संपदा का संरक्षक, मवेशियों का संरक्षक, आर्यों का संरक्षक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो वरुण देवता थे उन्हें प्राकृतिक संतुलन का संरक्षक माना जाता था। अगर पूछा जाए अग्नि देवता को क्या माना जाता था, तो अग्नि देवता को देवताओं व मनुष्य के बीच मध्यस्थ देवता के रूप में माना जाता था। और ऋग्वैदिक देवता में जो सर्वोच्च स्थान जिस देवता को प्राप्त है वे हैं पुरंदर। पुरंदर उल्लेख मिलता है इंद्र के लिए, ठीक है, इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, महाजनपद काल में गणराज्यों में किस प्रकार का शासन विद्यमान था। ऑप्शंस हैं लोकतंत्र, समूह तंत्र, नौकरशाही तंत्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो महाजनपद काल में गणराज्यों में समूह तंत्र का जो शासन मिलता है वो समूह तंत्र का शासन मिलता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महायान बौद्ध मत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है। ऑप्शंस हैं, यह मत एक मुक्तिदाता की कल्पना को स्वीकार करता है। सेकंड दे रखा हुआ है, बोधिसत्व की अवधारणा परोपकार की भावना पर आधारित है। तो बोधिसत्व की अवधारणा परोपकार की भावना पर आधारित है, ये भी बिल्कुल राइट है। फर्स्ट था, यह मत एक मुक्तिदाता की कल्पना को स्वीकार करता है, ये भी बिल्कुल राइट है। सी ऑप्शन दे रखा है, इस मत ने बौद्ध मूर्ति पूजा की परंपरा को प्रारंभ किया। तो महायान बौद्ध मत द्वारा ही बौद्ध मूर्ति पूजा की परंपरा को प्रारंभ किया गया। डी ऑप्शन दे रखा है, यह मत व्यक्तिगत रूप से निब्बान प्राप्ति को अंतिम उद्देश्य स्वीकार करता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो ऑप्शन डी असत्य है। बाकी 3 जो कथन दे रखे हैं वे सत्य हैं, तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। जो महायान